नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, साथ ही फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है जेएसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से। तो इसलिए हमारे द्वारा जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का वीडियो सीरीज हमारे चैनल में लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप सामान्य विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल 2022 में, यानी कि सामान्य विज्ञान आपके लिए कितना महत्व रखता है जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो सबसे पहले उसे समझते हैं। तो आप पेपर 3 का यह सिलेबस देख रहे हैं। पेपर 3 में आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान का सेक्शन है, यानी कि जनरल साइंस का सेक्शन है, जिसमें से आपको कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि यह सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल के लिए। आपको इसमें से कुल 20 प्रश्न देखने को मिलेगा जनरल साइंस से। अगर नंबर की बात की जाए तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60 नंबर, यानी कि कुल 60 नंबर के प्रश्न आपको जेएसएससी सीजीएल 2022 में देखने को मिलेगा जनरल साइंस के सेक्शन से। अगर आप हमारे वीडियो सीरीज का पूरा वीडियो को देखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इस सेक्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कम से कम तो 18 प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे एग्जामिनेशन में। 18 प्रश्न से प्लस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप हमारे पूरे वीडियो सीरीज को देखते हैं। हमारे यह जनरल साइंस का वीडियो सीरीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, यानी कि दोनों माध्यम के छात्रों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो हम जनरल साइंस के वीडियो सीरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों को देखते हुए बनाए हैं, जिससे कि किन्हीं भी छात्रों को दिक्कत ना हो। यह जनरल साइंस का वीडियो सीरीज का आज पहला वीडियो है। और चलिए देखते हैं कि आज कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वह है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण। यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और जेएसएससी सीजीएल में भी आपको इससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके हम हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा। साथ ही हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को भी देखेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जेएसएससी सीजीएल में पूछने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं जिसके। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, क्लास के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पे आपको हर एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो इन महत्वपूर्ण कार्यों को आप जल्द ही कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहला चैप्टर, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एंड लवण है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि एसिड यानी कि अम्ल क्या है। सबसे पहले समझिए कि अम्ल यानी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो सावर होता है। सावर यानी कि खट्टा, यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिटमस पेपर में यह क्या प्रभाव रखता है, तो नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है। यानी कि अगर हम एसिड सॉल्यूशन में यानी कि अम्लीय सॉल्यूशन में अगर लिटमस पत्र को डालेंगे, लिटमस पेपर को डालेंगे, तो वह किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू से वह रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आपको केवल एसिड के लिए याद रखना है कि लिटमस पेपर का कलर किस से चेंज होता है, तो ब्लू से रेड चेंज होता है। ठीक है। ब्लू से रेड चेंज होता है एसिड में। और बेस के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेस में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि क्षारक में ठीक उसका उल्टा होता है, अम्ल का उल्टा देखने को मिलता है। तो ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है, यानी कि सावर होता है। और ये लिटमस पेपर को ब्लू यानी कि नीले से लाल में कन्वर्ट करता है, चेंज कर देता है। बात करते हैं बेस की, तो आप देख सकते हैं बेस का, तो बेस का स्वाद कैसा होता है, जैसा कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि आप जितने भी पदार्थ खाते होंगे, जैसे कि नींबू हो गया
इमली हो गया, वो स्वाद में कैसे हैं, खट्टे हैं, यानी कि उसमें एसिड पाया जाता है। और बेस के स्वाद की बात की जाए तो यह कड़वा होता है, यानी कि बीटर टेस्ट होता है बेस का। क्षारक का कैसा स्वाद होता है, तो कड़वा होता है। और जैसा कि हमने बताया था कि लिटमस पेपर जो एसिड में क्या होता है, एसिड में ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और बेस में यानी कि क्षारक में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। इसीलिए आप अगर एक का याद रखते हैं, आपको हमेशा याद रखना है ब्लू से रेड होता है और एसिड में होता है, ठीक बेस में इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं एक प्रश्न को जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये प्रश्न है, जैसे कि यह प्रश्न है, एसिड टर्न्स डेस टू लिटमस टू टेस्ट, यानी कि अम्ल लिटमस पत्र को किस कलर से किस कलर में चेंज कर देता है। और कलर का आपको ऑप्शन दिया गया है। एसिड के बारे में पूछा गया है कि एसिड लिटमस पेपर का कलर को किस कलर से किस कलर में चेंज करता है। तो आपको बताया गया था कि एसिड में लिटमस पत्र, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, तो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ब्लू से रेड में चेंज होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू से रेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेस के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि ठीक इसका उल्टा होता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि इंडिकेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सूचक कहते हैं। एक मटेरियल विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, यानी कि पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। यानी कि अगर आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी कि अम्लीय सॉल्यूशन है, और बेस सॉल्यूशन है, यानी कि क्षारीय सॉल्यूशन है, तो आप पता कैसे चेक करेंगे कि वह एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो उसको पता करने के लिए आप जिस चीज़ को यूज करेंगे उसे इंडिकेटर कहते हैं। यानी कि इंडिकेटर की सहायता से हम पता करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो कुछ इंडिकेटर जो कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और कुछ इंडिकेटर जिसे बनाया जाता है उसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, यानी कि संश्लेषित सूचक कहते हैं, और जो नेचुरली प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटमस। तो लिटमस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमने बताया था कि लिटमस एसिड में क्या क्या कलर में चेंज होता है, तो ब्लू से रेड में चेंज होता है। ये बार बार हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और बता दें कि लिटमस यानी कि लिटमस है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है, तो बैगनी होता है। बैगनी कलर का इसका नेचुरल कलर होता है, यानी कि पर्पल कलर इसका नेचुरल कलर होता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अगर हम लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में, यानी कि अगर मान लीजिए कि पानी में डालेंगे तो उसका कौन सा कलर होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो उसका नेचुरल कलर होगा, कोई कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, जो उसका नेचुरल कलर होगा वही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिटमस का नेचुरल कलर कौन सा होता है, तो बैगनी यानी कि पर्पल होता है। और ये किस प्लांट से निकाला जाता है, तो ये लीचेन प्लांट से निकाला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लिटमस पत्र हम किस प्लांट से प्राप्त करते हैं, किस प्लांट से निकाला जाता है, तो यह लीचेन प्लांट से निकाला जाता है। और यह लीचेन प्लांट थाइलोफाइटा समूह से बिलोंग करता है। जब हम बायोलॉजी में डाइवर्सिटी पढ़ाएंगे तभी हम बताएंगे कि कितने समूह होते हैं प्लांट के, प्लांट को डिवाइड करके बताएंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि थाइलोफाइटा समूह क्या होता है। तो अभी आपको याद रखना है कि लीचेन प्लांट है वो थाइलोफाइटा समूह से बिलोंग करता है। और ये तो हुआ एक नेचुरल इंडिकेटर। अगर अगले नेचुरल इंडिकेटर की बात की जाए तो हल्दी यानी कि टर्मरिक भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। अभी तक हमने नेचुरल इंडिकेटर की बात की, आगे बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, यानी कि संश्लेषित सूचक की। तो इसमें दो नाम आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, एक है मिथाइल ऑरेंज
और सेकेंड है फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन सिंथेसिस इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। हमने एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है। आपको मिथाइल ऑरेंज ऑप्शन में होगा, फिनोप्थिलीन ऑप्शन में होगा, लिटमस ऑप्शन में होगा और नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में होगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो नेचुरल इंडिकेटर की बात होगी। तो नेचुरल इंडिकेटर हमने अभी क्या बताया, दो एग्जाम्पल बताए, एक लिटमस और एक टर्मरिक यानी कि हल्दी बताया, और साइंटिफिक इंडिकेटर के बारे में बताया कि एक मिथाइल ऑरेंज है और एक फिनोप्थिलीन है। तो ये ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं एक तरह के और इंडिकेटर की, वो है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो एक तरह की और इंडिकेटर की बात करते हैं, वो है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर यानी कि गंधीय सूचक क्या होता है। जैसे कि कोई सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में अलग गंध देता है और बेसिक मीडियम में अलग गंध देता है, यानी कि उसका गंध होता है, उसका गंध वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ के माध्यम से भी हम पता कर पाते हैं कि वह सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो उस तरह के सब्सटेंस को ओलाफैक्टरी इंडिकेटर यानी कि गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पदार्थ यानी कि सब्सटेंस होते हैं जिनकी गंध यानी कि ऑर्डर अम्लीय, एसिडिक या क्षारीय बेसिक माध्यम में बदल जाती है, इन्हें ओलाफैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो इसके एक उदाहरण आप ध्यान में रखिएगा, वेनिला, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल और प्याज का टुकड़ा। वेनिला, लौंग का तेल और प्याज का टुकड़ा, ये क्या है, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के उदाहरण है। तो चलिए इस टॉपिक से कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न है, द नेचुरल इंडिकेटर इज, यानी कि इनमें से कौन नेचुरल इंडिकेटर है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो आपके सामने ऑप्शन है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन या ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखिए कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये क्या है, साइंटिफिक इंडिकेटर है, हमने बताया था। और लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए लिटमस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछा गया है अगले प्रश्न में कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि निम्न में से किस से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस की प्राप्ति किससे होती है, तो बैक्टीरिया से होती है, बिल्कुल भी नहीं। फंगस से होती है, बिल्कुल भी नहीं। अलगी से होती है, बिल्कुल भी नहीं। लीचेन से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी लीचेन। तो हमने बताया था कि हम लिटमस पत्र को लीचेन प्लांट से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे सामने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो आप देख सकते हैं अगला टॉपिक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड का। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, एसिड जब मेटल यानी धातु से अभिक्रिया यानी कि रिएक्ट करेगा तो क्या परिणाम होंगे। जब एसिड यानी कि अम्ल मेटल से रिएक्ट करेगा यानी कि धातु से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्यों बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी कई बार देखा गया है कि उसमें केमिकल इक्वेशन से भी प्रश्न और फिजिक्स के न्यूमेरिकल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को भी अपने क्लास में ऐड करेंगे। तो आपको इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि क्या बताएं कि जब एसिड यानी कि अम्ल मेटल यानी कि धातु से अभिक्रिया कराएगा तो सॉल्ट यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसा कि प्रश्न देख सकते हैं कि इससे प्रश्न पूछा गया है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है,
यानी कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव, यानी कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या मिलता है हमें। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में आपको इस तरह से देखकर कंफ्यूज किया जा सकता है, जैसे कि सॉल्ट और क्लोरीन, सॉल्ट और हाइड्रोजन, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और बेस। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न में दिक्कत आ सकती है। तो क्या हमने बताया था कि लवण यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह क्या होता है, जैसा कि आप नाम से भी सुन रहे होंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमें साल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ये दूसरा रिएक्शन है जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से पिछला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अब पिछला रिएक्शन से अगर कहा जाए तो पिछला रिएक्शन से भी अधिक इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिएक्शन। तो आपको ध्यान में रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है उसमें, तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये ध्यान में रखना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को कहा जाता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन ही बनेगा, यानी कि जो सॉल्ट होगा वो हम क्या न्यूट्रल ही होगा। तो नहीं, अगर मान लीजिए बेस स्ट्रोंग है और एसिड भी स्ट्रोंग है, यानी कि दोनों स्ट्रोंग यानी कि दोनों शक्तिशाली अगर रिएक्ट कराएगा तो जो बनेगा सॉल्ट वो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, स्ट्रोंग है, बेस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और एसिड है थोड़ा वीक है। ठीक है, तो जो शक्तिशाली है वो तो तुरंत इसको हरा देगा, एसिड को तुरंत हरा देगा, तो और उसका नेचर तो बचा रह जाएगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, यानी कि जो एक शक्तिशाली रहेगा उसके नेचर का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ठीक इसके उल्टा होता है, और इस बार एसिड स्ट्रोंग है और बेस वीक है, यानी कि एसिड स्ट्रोंग है, ठीक है, ये स्ट्रोंग है और बेस थोड़ा वीक है, तो क्या होगा, एसिड तुरंत बेस को हरा देगा, यानी कि उसको तुरंत ख़त्म कर देगा, और जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर में रहेगा, यानी कि एसिडिक नेचर में होगा। तो आप सबने समझा कि अगर दोनों स्ट्रोंग या स्ट्रोंग रहेगा तो सॉल्ट न्यूट्रल बन जाएगा, अगर दोनों स्ट्रोंग वीक भी रहा तो सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, मगर कोई एक स्ट्रोंग रहा तो उसी के नेचर से सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एसिड बेस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमेशा प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लवण यानी कि साल्ट और वाटर यानी कि जल बनता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सेम प्रोडक्ट बनता है जब एसिड और बेस से रिएक्ट होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर बेसिक होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप कि जो मेटल ऑक्साइड होता है जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि धातु का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक प्रश्न को देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं,
इज द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो अभी हमने बताया कि एसिड और बेस के रिएक्शन को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ही रिएक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रिएक्शन बताया कि जब एसिड यानी कि अम्ल जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, और दूसरा रिएक्शन बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मतलब क्या समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस बोलने से क्या मतलब होता है और वीक बेस बोलने से क्या मतलब होता है, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो एक बात समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे यानी कि घोलेंगे तो H+ आयन अधिक मात्रा में देगा, अधिक मात्रा में उत्पन्न करेगा। और जो कि वीक अम्ल होता है यानी कि दुर्बल अम्ल होता है उसमें अगर उसे H+ मतलब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H+ आयन कम मात्रा में देगा। एक बात तो आप यह ध्यान में रखिएगा कि एसिड में कौन सा मेटल कंपलसरी रहता है, कौन सा मेटल कंपलसरी रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन आपको एसिड में जरूर रहेगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वाटर में ज़्यादा H+ आयन रिलीज करता है, ज़्यादा H+ आयन देता है, जबकि जो दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड होता है वह वाटर में कम H+ आयन देता है। तो देखिए एक प्रश्न है आपके सामने कि द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, यानी कि सभी निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है। तो हमने अभी बताया कि सभी एसिड में कौन सा तत्व यानी कि कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हाइड्रोजन। तो हम हर एक टॉपिक से आपको उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो हमने डिस्कस भी करते जा रहे हैं, यानी कि सेक्शन वाइज हम लोग क्वेश्चन को भी डील करते जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक का और बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पीएच स्केल। क्या है, पीएच स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेस सॉल्ट का। तो इसको आपको ध्यान में देना है, ध्यान से देखना है कि क्या होता है पीएच स्केल। तो आप देख सकते हैं अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल, यानी कि जिस स्केल की सहायता से हम यह पता कर पाते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। तो ये आप आम भाषा में इतना समझ सकते हैं। तो पीएच स्केल में आप देख सकते हैं, तो पीएच स्केल में पीएच, तो पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंज, ठीक है, पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंज, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पीएच में पी स्टैंड फॉर, यानी कि पी का क्या अर्थ होता है, पी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, तो पोटेंज होता है, ठीक है। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि हम पीएच की सहायता से हाइड्रोजन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का पता करते हैं। तो पीएच में आपको याद रखना है कि पी का फुल फॉर्म क्या हो गया, पोटेंज हो गया, और एच का क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो आप अपने स्क्रीन में पीएच स्केल देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, यानी कि इसका नंबर 0 से 14 तक होता है। बीच में क्या होता है, 7 होता है, और यह 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन को शो करता है, यानी कि उदासीकरण सॉल्यूशन को शो करता है, उदासीन सॉल्यूशन को शो करता है, ठीक है। तो 7 किस सॉल्यूशन को शो करता है, तो 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन को शो करता है। यहाँ तक समझ गए। अब 7 से इधर जितना जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को यानी कि प्रबल अम्ल को शो करेगा। 7 से इधर जितना भी बढ़ेंगे वह स्ट्रॉन्ग एसिड को, जैसे कि 7 से कम 6 हो गया,
5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन शो कर रहा है, तो जीरो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा। यानी कि संख्या जितनी छोटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल को वह शो कर रहा होगा। अगर आगे 7 के आगे बढ़ा जाए, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो 7 से आगे जितना होगा वो उतना प्रबल क्षार को शो कर रहा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो शो करेगा, 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके बाद 13, उसके बाद 12, उसके बाद 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8। यानी कि 7 से जितना आगे बढ़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस को शो करेगा, ठीक है। और 7 से जितना घटेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड को शो करेगा। यानी कि जो जितना कम होगा वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना ही वीक बेस होगा, ठीक है। यानी कि कम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और इसी के उल्टा वीक बेस होगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो इतना आपको ध्यान में रखिएगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। आपने पीएच स्केल को काफ़ी इजी वे में आपको के सामने पेश कर दिया, समझा दिया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, यानी कि सबसे एसिडिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग देम। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इसी में आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। एक में दिया गया है कि pH 0 है वो ज़्यादा एसिडिक है, कि pH 6 है वो ज़्यादा एसिडिक है। जब आपसे एसिडिक की बात की जाएगी तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि छोटी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 0 है, यानी कि 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और वही बेसिक की बात की जाएगी तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एसिडिक में आपको सबसे छोटी संख्या देखना है, जबकि बेसिक में आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है। एक प्रश्न और है, इसे भी आप सॉल्व करिए। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल हो जाता है, यानी कि नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है, में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका पीएच कितना होने की संभावना है। इफ अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स पीएच लाइकली टू बी। यानी कि एक सॉल्यूशन है जो कि लिटमस पेपर को ब्लू से रेड यानी कि नीला से लाल कर दे रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि ब्लू से रेड लिटमस पेपर चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, वह एसिडिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ तक आप में किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सोल्यूशन लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर दे रहा है तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एसिडिक एसिड का ऑप्शन दिया गया है। तो हमने बताया था कि 7 से छोटा एसिडिक सॉल्यूशन को शो करता है और 7 से बड़ा बेसिक को शो करता है। तो यहाँ पे एसिडिक का बात है, तो 7 तो नहीं होगा, 7 तो न्यूट्रल को शो करता है, 8 नहीं होगा 7 से बड़ा है, और 9 नहीं होगा 7 से बड़ा है, एक 6 होगा क्योंकि ये 7 से छोटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D6। अगले प्रश्न की ओर देखिए कि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि 7 से 14 तक इंक्रीज हो रहा है तो वह किस चीज़ को दर्शाता है। द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट, यानी कि 7 से 14 तक बढ़ रहा है तो वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। H+ आयन सांद्रता में कमी, यानी कि डिक्रीज इन H+ आयन कंसेंट्रेशन। OH आयन सांद्रता में कमी, यानी कि डिक्रीज इन OH आयन कंसेंट्रेशन। OH आयन सांद्रता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन OH आयन कंसेंट्रेशन। और H आयन सांद्रता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन H आयन कंसेंट्रेशन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझिए कि 7 से 14 तक इंक्रीज हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है। जब हमने बताया था कि 7 से बढ़ता जाएगा तो बेसिक इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बेसिक इंक्रीज हो रहा है। तो हमने बताया था कि एसिड में कौन सा होता है, H+ आयन रिलीज करता है जब वो
वाटर में डिजोल्व होता है। उसी तरह से बेस में क्या होता है, OH आयन ये रिलीज करता है, यानी कि वाटर में डिजोल्व होता है तो ये OH आयन रिलीज करता है। जो जितना ज़्यादा OH आयन रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जिस प्रकार से जितना जो ज़्यादा वो H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसी तरह से OH यानी कि 7 से 14 हो रहा है, यानी कि बेसिक इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उसका OH आयन भी इंक्रीज कर रहा होगा। आप समझ रहे हैं? तोड़ के देखिए कि 7 से 14 इंक्रीज कर रहा है, यह क्या शो कर रहा है, तो बेसिक इंक्रीज हो रहा है उसका, ठीक है। तो वो यानी कि OH आयन उसका इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसका उतना ज़्यादा OH आयन होता है। तो 7 से जो 8 होगा उसमें कम OH आयन होगा, वही 14 होगा उसमें बहुत अधिक OH आयन होगा। तो इस तरह से हमने समझा कि OH आयन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पे लिखा हुआ है, इंक्रीज इन OH आयन, इंक्रीज इन OH आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि OH आयन सांद्रता में वृद्धि। तो देखिए हार्ड से हार्ड प्रश्नों को भी हम आपके सामने डील कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में अगर हार्ड प्रश्न यानी कि अच्छे प्रश्न भी देखने को मिल जाए तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही साइंस के प्रश्न हल किए जा सकते हैं। आप कितना भी रट लीजिए, आपके साइंस के प्रश्नों को हल करने में आप पूरी सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा कि पीएच स्केल का रेंज क्या होता है। इसके लिए हम ऑप्शन नहीं देंगे। पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है, तो आपको बताया था कि 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है पीएच स्केल की, 0 से 14 तक, जिसमें कि 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन को शो करते हैं, 7 से नीचे एसिडिक सॉल्यूशन शो होता है, और 7 से ऊपर बेसिक शो होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर, यानी कि जल का पीएच का मान कितना होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, वाटर क्या होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। और हमने बताया था कि न्यूट्रल का पीएच क्या होता है, तो 7 होता है पीएच। न्यूट्रल का पीएच क्या होता है, तो 7 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पीएच से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है, तो वो कौन से प्रश्न होते हैं उसे देखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड यानी कि आपके खून यानी कि रक्त का पीएच कितना है, तो 7.4 है। ये आपको ध्यान याद रखना है कि 7.4 क्या है, आपके खून यानी कि ब्लड का पीएच है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो शरीर है वो नेरो पीएच रेंज के बीच ही कार्य करता है, सुचारू रूप से वर्क करेगा हमारा बॉडी। तो वो कौन सा रेंज है, तो 7 से 7.8 के बीच ही हमारा शरीर कार्य करता है, यानी कि हमारा शरीर सही से ढंग से कार्य करता है। तो हमारे शरीर का पीएच रेंज क्या होता है, तो 7 to 7.8। ये याद रखिएगा कि 7 से 7.8 के बीच ही हमारा बॉडी हमारा शरीर सुचारू रूप से सही ढंग से काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इज कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि वर्षा को अम्लीय जल कब कहा जाने लगता है, जब इसका पीएच 5.6 से घट जाए। यानी कि रेन का अगर पीएच 5.6 से कम रहे तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। तो एसिड रेन कब कहा जाएगा वर्षा जल को, जब उसका पीएच 5.6 से कम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट पॉइंट है द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, यानी कि शुक्र का जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन से एसिड से शुक्र ग्रह का वायुमंडल बना हुआ है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बना हुआ ग्रह यानी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह भी कहा जा सकता है। तो शुक्र का वायुमंडल किससे बना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं पीले बादलों से बना हुआ है। तो जो शुक्र का एटमॉस्फेयर है वह सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, और JSSC CGL में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, हमारा जो
स्टोमक है यानी कि उदर यानी कि पेट है, वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस करता है, हमारा शरीर रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो कि हमारा स्टोमक है, उदर है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या यूज है? तो आपको बता दें कि उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से भोजन का पाचन में सहायक होता है। HCl भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो इसीलिए हमारा जो स्टोमक है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि 5.5 से अगर हमारा मुंह का pH घट जाएगा तो हमारे दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि हमारे दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए 5.5 से, तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 पॉइंट आपने ध्यान में 5.6 और 5.5 से कंफ्यूज नहीं होना है। 5.5 के लिए बताएं कि जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। मगर रेन का वाटर जब 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी नज़दीक के हैं, इसीलिए इसमें कंफ्यूज होने की बहुत अधिक संभावना है, इसीलिए साथ में बताया गया है। टूथ एनिमल, जो हमारा टूथ एनिमल है वो किस चीज़ से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये पूछा गया है बहुत बार, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है हमारा टूथ एनिमल, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे शरीर का, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे सब पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी कि कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हमारा टूथ एनिमल है। और वो कौन चीज़ से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है हमारा टूथ एनिमल, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है। तो हमारे मुंह का जो हमारा मुंह जो एसिडिक हो जाता है तो हम टूथ ब्रश करते हैं तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि टूथब्रश बेसिक इन नेचर होता है। टूथब्रश माफ़ कीजिएगा, टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है। तो आपको समझ में आया कि आप ब्रश क्यों करते हैं और टूथपेस्ट कौन सा नेचर का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा तो टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर का होता है। तो चलिए कुछ प्रश्न बना लेते हैं इस टॉपिक से। एक प्रश्न है कि मानव शरीर का pH स्तर होता है, यानी कि द ह्यूमन बॉडी वर्क्स बिटवीन द pH रेंज, किस pH रेंज के बीच हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है? तो हमने बताया था कि 7 से 7.8 के बीच हमारा बॉडी सही से काम करता है, इस pH रेंज के बीच। तो हमारा बॉडी का pH रेंज कितना होता है? तो 7 से 7.8 होता है। अगला प्रश्न है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH से कम हो जाता है, यानी कि कितना से कम हमारे मुंह का pH हो जाए जो कि दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि दांतों का सड़न के लिए किसी pH कितना से कम होगा? तो 5.5 से, और एसिड रेन के लिए 5.6 से। तो देखिए दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। अगर बार बार आप रिवीजन करते तो इस चीज़ इन बातों से आपको कंफ्यूजन नहीं देखा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 5.5। और अगला प्रश्न है कि द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है? तो सबसे पहले बताइए कि ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये आपने जाना 7.4 होता है, मगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि 7 pH रेंज आपको दिख रहा है कहीं? नहीं। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि हल्का सा अम्लीय होता है। हाईली एसिडिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। स्लाइटली बेसिक होता है, यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है, यानी कि या हाईली बेसिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। तो 7 न्यूट्रल को शो करता है, 7 से हल्का सा ज़्यादा है, यानी कि हल्का सा बेसिक है, यानी कि स्लाइटली बेसिक को शो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्लाइटली बेसिक।
तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आपने देखा कि कितनी आसानी से आप एसिड बेस के हर एक टर्म को समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम हर एक सेक्शन से आपको एमसीक्यू प्रश्न भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह के प्रश्न भी उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा रखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी हमारे इस क्लास को लेकर कोई राय है तो हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड जब एसिड बेस सॉल्व का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।